हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। देखिए गाइस, यहां पर बात हो रही है कोंगू नाडू के बारे में। कोंगू नाडू डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। कोंगू नाडू अभी न्यूज में है। ये किससे रिलेटेड है आपको ध्यान में रखना है कि ये पार्ट है तमिलनाडु के वेस्ट साइड का। तमिलनाडु के वेस्ट साइड का एक पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ना ही कोई ये जगह है, ना ही कोई इसका कोई पिन कोड है, सिर्फ इसको एक क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ऑफिशियल नेम नहीं है, सिर्फ नाम कहा जाता है कोंगू नाडू। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। 5 क्षेत्र हम लोग को तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलते हैं तमिल लिटरेचर में जिनका जिक्र है, उनमें से एक ये है कोंगू नाडू, जो कि एंशिएंट तमिलनाडु को हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, तो एंशिएंट हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये चीज पूछी जा सकती है, न्यूज में है ये कि कोंगू नाडू जो है वो कहाँ का क्षेत्र है। तो तमिलनाडु, प्रेजेंट तमिलनाडु का क्षेत्र ये हमें देखने को मिलता है। संगम लिटरेचर में इसके बारे में मेंशन्ड है, एक सेपरेट टेरिटरी के तौर पर ये हमें देखने को मिलता था। और इसका नाम जो लिया गया है ये कोंगू वेल्ला गोंडर, कोंगू वेल्लाला गोंडर। तो इस पर्टिकुलर ओबीसी कम्युनिटी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। राइट, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। राइट, कि कोंगू नाडू के बारे में कि तमिलनाडु का ये एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, सिंपल सी। तो कांवड़ यात्रा, कांवड़ यात्रा काफी ज्यादा फेमस यात्रा है, ये न्यूज में है कांवड़ यात्रा, तो आपसे इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण, जो सावन का जो महीना होता है, उसमें की जाने वाली ये एक तीर्थ यात्रा हम लोग को देखने को मिलती है। क्वेश्चन बनेगा कांवड़ तीर्थ यात्रा जो है ये किस पर्टिकुलर हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग किस माह में की जाती है। तो सावन माह में या फिर श्रावण माह जिसे हम लोग कहते हैं। भगवाधारी शिव भक्त जो होते हैं, सैफ्रॉन क्लैड शिव डिवोटी, तो इस प्रकार से भगवा धारण करके जो शिव भक्त वगैरह जो होते हैं वो नंगे पैर जो है वो वॉक करते हैं, काफी किलोमीटर्स तक ये वॉक करते हैं। आप देखिएगा सभी के हाथ में जो है वो आपको ये दिख रहे होंगे, ये इस प्रकार से कावड़। तो ये जो है ये मटके होते हैं छोटे छोटे, जिसमें ये पानी लेकर जाते हैं। और पानी जो लेकर जाते हैं ये गंगा नदी से और भी काफी सारी जो नदियां होती हैं, पवित्र नदियां जो होती हैं, उनका पवित्र जल जो है वो इस घड़े में, इस छोटी सी घड़े में, मटके में जो छोटे से, राइट, लेकर जाया जाता है इनके द्वारा। राइट, और ये ले जाते हैं और भगवान शिव के जो इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस है, मंदिर है, महत्वपूर्ण मंदिर जो है भगवान शिव के, तो शिवलिंग पर जो है ये चढ़ाते हैं इस पानी को। तो आपको ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है इस प्रकार की चीजें अक्सर आ जाती है। राइट, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि भगवाधारी, एक पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए कि भगवाधारी वस्त्र पहना जाता है। देखिए आप सभी के सभी भगवाधारी वस्त्र में है,
राइट। तो ये कुछ चीजें होती हैं, ये आर्ट एंड कल्चर में ऐसी चीजें अक्सर आ जाती हैं, राइट, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। किस धर्म से एसोसिएटेड, भगवान शिव से एसोसिएटेड है, राइट। वैसे तो ये काफी फेमस है, आपको इनके बारे में तो पता होगा ही, राइट। इसमें पवित्र जल के जो घड़े होते हैं वो छोटे छोटे से मटके टाइप के, राइट, इसको भक्त अपने कंधों पर एक सजी हुई कांवर में ले जाते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि इस प्रकार से कंधों पर, इन लोगों ने तो सजाया नहीं, वरना लोग बहुत बहुत बढ़िया से इसको सजाते हैं। कुछ कुछ इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, रंग बिरंगे फूल वगैरह भी लगाए जाते हैं, राइट, आर्टिफिशियल भी और कई बार नेचुरल भी। तो इस प्रकार से सजाते हैं ये लोग। और साथ ही साथ ये गैंगेटिक प्लेन्स में पानी कहां से लिया जाता है, यानी कि इन छोटी छोटे घड़ों में जो पानी ये रखकर चलते हैं, तो वो कहां से ये पानी लिया जाता है। अब यहां पर चीज आपके लिए काम की है, उत्तराखंड के अंदर हम लोग को गंगोत्री, गौमुख और हरिद्वार देखने को मिलता है। क्या पता आपसे कांवड़ यात्रा के बारे में ना पूछ ले, ये पूछ ले कि गौमुख बताओ कौन सी स्टेट में, उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री, गौमुख, हरिद्वार है, तो यहां से ये पानी लेकर जाते हैं। बिहार के अंदर हम लोग को सुल्तानगंज देखने को मिलता है, वहां से पानी लेकर जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी और अयोध्या या वाराणसी, और हम लोग को प्रयागराज, तो इस जगह से ये पानी लेकर जाते हैं, राइट। और जो इंपॉर्टेंट मंदिर है वहां पर शिवलिंग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वहां पर ये चढ़ाते हैं। और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एक तमिलनाडु के अंदर भी है इसी प्रकार का, जैसे कांवड़ यात्रा ये हम लोग को देखने को मिलती है ना नॉर्थ साइड पे, तो वैसे ही तमिलनाडु के अंदर भी एक कावड़ी उत्सव है। कावड़ी उत्सव तमिलनाडु में, कावड़ी उत्सव, इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। तो आपको देखो यहां पर कंफ्यूज किया जाएगा कावड़ फेस्टिवल और कावड़ी, राइट। एक कावड़ यात्रा है और एक कावड़ी फेस्टिवल है। तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि कावड़ी से ये मत सोचना कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, लगता है क्वेश्चन पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, राइट। तो ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है, ऐसी चीजें होती है। और इसमें भगवान भी आप थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि कावड़ जो है वो भगवान शिव के लिए है, और कावड़ी ये हम लोग को भगवान मुरुगन के लिए देखने को मिलती है, इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इस चीज के बारे में। अब देखिए इस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, एक कमीशन जो है वो जांच कर रही है सब कैटेगराइजेशन के इशू पर, राइट। उप वर्गीकरण के जो मुद्दे हैं उस पर जांच कर रही है एक कमीशन। इस कमीशन को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि इसके टर्म को जो है वो बढ़ा दिया गया है कैबिनेट के द्वारा भी। इनको और थोड़ा समय चाहिए अपने फाइनल रिपोर्ट या रिकमेंडेशन जो है वो प्रस्तुत करने के लिए, इनको थोड़ा और ज्यादा समय चाहिए। अब देखिए सब कैटेगराइजेशन, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी, इन्होंने प्रपोजल रखा है सब कैटेगराइजेशन का, अदर बैकवर्ड क्लासेस का 2015 में। तो देखिए लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक में एनसीबीसी के बारे में डिटेल में एक अलग चैप्टर हम लोग को देखने को मिलता है, तो उस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जिन भी स्टूडेंट्स पॉलिटी के बैच में एनरोल्ड हैं, आप लोग को मैं ऑलरेडी एनसीबीसी के बारे में पढ़ा चुका हूं, आज ही आप उसको रिवाइज करिए, राइट, क्योंकि यहां से उठाकर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2015 में एनसीबीसी ने कहा था कि ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन करो, मतलब कि ओबीसी में उन लोगों को चुनो जिनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, जिनको सख्त बेनिफिट की आवश्यकता है, राइट। यानी कि जो बैकवर्ड में से भी जो और बैकवर्ड है, बैकवर्ड क्लासेस में से भी जो और बैकवर्ड है, उनको आप आइडेंटिफाई करो और उनका सब कैटेगराइजेशन करो। तो ये चीज इसी पर एक कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है जो काम कर रही है, राइट। और अक्टूबर 2017 में ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने आर्टिकल 340 का उपयोग किया और अपॉइंट किया एक कमीशन को, जो कि जांच कर रही है सब कैटेगराइजेशन के मामले पर, राइट। इसको हेड कर रहे हैं कौन, जस्टिस जी रोहिणी। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां से उठाकर क्वेश्चन बनेगा, जस्टिस जी रोहिणी जो है वो किस कमिटी से रिलेटेड है, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के सब कैटेगराइजेशन की कमिटी से एसोसिएटेड है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, राइट। और ये प्रायोरिटाइज करेंगे कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी, यानी कि बैकवर्ड में से भी जो और भी जो ज्यादा जो बैकवर्ड है, जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है रिजर्वेशन का, उनको आइडेंटिफाई करके बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने को लेकर ये कमिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। इतना पॉइंट बस आपको दिमाग में ध्यान में रखना है इस चीज से रिलेटेड। और देखिए आर्टिकल 340 से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 340, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो, इट लेज डाउन कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 40 में यह चीज लिखी हुई है कि बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन इंडिया के अंदर कैसी है, तो उसको आइडेंटिफाई करो और उसके लिए एक कमिटी अपॉइंट करो। इसके बारे में आर्टिकल 340 कहता है कि आर्टिकल 340 बोलता है एक कमिटी अपॉइंट करो जो कि जांच करे, एग्जामिन करे, देखे कि हमारी कंट्री में जो बैकवर्ड क्लासेस की पोजीशन कैसी है, अपलिफ्ट हुई है कि नहीं हुई है, और रिकमेंड करे कि और अपलिफ्टमेंट की आवश्यकता है कि नहीं। तो इसीलिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 340 का उपयोग करते हुए कमिटी को जो है वो एक कमेटी का गठन किया था, रोहिणी कमेटी। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है एक ऑर्डर के थ्रू एक कमीशन को, और वो कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने इस केस में देखा कि एक
हम लोग को रोहिणी कमेटी देखने को मिली कि जिसको अपॉइंट किया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने, राइट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की नजर में फिट लगता है कि वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, राइट। सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, SEBC, इनकी क्या कंडीशन है उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट अगर कोई व्यक्ति कर सकता है और ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ये फलाना व्यक्ति कर सकता है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है। मतलब कि इसमें कोई ऐसी प्रोसीजर नहीं लिखी हुई है कि या कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिखी है कि इस कमिटी में कौन सदस्य होंगे, वो तो डायरेक्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट के ऊपर है, वो किसको जो है वो अपॉइंट करना चाहते हैं और फिर वो जो जिनको अपॉइंट किया जाता है वो अपने हिसाब से इस कमेटी के अंदर मेंबर को चूज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। सिंगल मेंबर बॉडी भी हम लोग को देखने को मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि मल्टी मेंबर बॉडी हो, राइट। अब इसके अलावा इसके बारे में जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के बारे में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो आपको आर्टिकल 14 ध्यान में रखना है और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ध्यान में रखना है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आपको पता ही है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की गारंटी दी जाती है। यहां पर अनइक्वल को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, अनइक्वल को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। व्हाट डज दिस मीन? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको इस चीज को समझाऊं सटीक तरीके से, जैसे कि एक तरफ रिच है और एक तरफ आप पुअर देखो, ठीक है। अब रिच व्यक्ति जो है, अगर जैसे कि उसको आपको पता है कि कोर्ट में अगर केस लड़ना है तो आपको वकील की रिक्वायरमेंट है, आपको वकील चाहिए। अगर एक कोई अमीर व्यक्ति है, राइट, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं उसी वकील को फीस देकर हायर करने में, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक गरीब व्यक्ति के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी एक वकील को हायर करना। तो सरकार क्या करती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें एक वकील प्रोवाइड कराना है, राइट। उनको एक वकील प्रोवाइड कराओ और ये सरकार की ड्यूटी होनी चाहिए, उनको एक वकील प्रोवाइड कराए विदाउट एनी फीस, राइट, बिना किसी पैसों का, फ्री वकील, फ्री लीगल सर्विसेज जो है वो उनको दी जाए, राइट। तो ये क्यों किया जाता है कि रिच व्यक्ति के पास जो सुविधा है वो पुअर व्यक्ति के पास भी सुविधा वो समान हो जाए और ये दोनों पार पर आ जाए, यानी कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, राइट। क्योंकि जब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो इनइक्वालिटी नहीं होगी और इनइक्वालिटी नहीं होगी तो फेयर जस्टिस मिलेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ अनइक्वल्स टू ब्रिंग देम ऑन पार, मतलब कि अपलिफ्ट करो पुअर को या अनइक्वल्स को, जो अनइक्वल है उनको अपलिफ्ट करो और उनको एक समान प्लेटफॉर्म पर लाओ, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, आर्टिकल 14 के अंदर बकायदा मेंशन है। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4, और देखो ये पूरे अभी जैसे कि अभी फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक जो है वो चल रहा है जो हमारे पेड कोर्स है उसके अंदर, तो उसमें हर एक पॉइंट को और हर एक आर्टिकल को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आपसे कहीं से भी घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो आपकी अगर पॉलिटी वीक है तो आप जरूर इस कोर्स को जो है वो ज्वाइन करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस कोर्स के अंदर। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो क्या कहता है गाइस कि इट प्रोवाइड्स दैट स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। कोई भी प्रोविजन बना सकती है स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि सरकार, यानी कि अथॉरिटीज, कोई भी प्रोविजन जो है वो लेकर आ सकती है जो बैकवर्ड क्लास है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनके फेवर में, राइट। उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकती है। तो रिजर्वेशन की बात करता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। तो ये पॉइंट्स बस आप लोग को थोड़े से पता होने चाहिए। और आज की डेट में क्यों आवश्यकता है सब कैटेगराइजेशन की, तो प्रैक्टिकल चीज सोचो कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, बैकवर्ड क्लास है, वो आज की डेट में अपलिफ्ट हो चुके हैं। तो जो अपलिफ्ट हो गए हैं वो ही रिजर्वेशन का ज्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं, बट जो इनमें से भी और जो बैकवर्ड है उन तक रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा। तो अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा इन क्लास को, तो इनको और बेहतर तरीके से, टारगेटेड तरीके से जो है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जा सकेगा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ओबीसी मतलब सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी विल इंश्योर दैट द मोर बैकवर्ड अमॉन्ग द ओबीसी कम्युनिटी, तो ओबीसी कम्युनिटी में और जो बैकवर्ड हैं तो उन्हें बेनिफिट मिल सके रिजर्वेशन का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब में। और एट प्रेजेंट कोई भी सब कैटेगराइजेशन हम लोग को नहीं देखने को मिलता और 27% रिजर्वेशन सभी के लिए एक बराबर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाला टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, राइट। तो होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और गाइस हमारे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो आपके लिए ये कोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको काफी बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे। लेक्चर के एंड में कोर्स की डिटेल मैं आपको दूंगा। अब देखिए, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज ऑन डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो इस चीज के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब बताओ मुझे जरा कमेंट बॉक्स पर लिखकर, कौन सा आर्टिकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के डिसमिसल से रिलेटेड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को निकालने से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल बात करता है।
बताओ जरा इसके बारे में। तो हम मेरे ख्याल से 2 से 3 बार ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जल्दी बताओ इसका आंसर। तो आर्टिकल 311 नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देख लेना, आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आर्टिकल 311 की पूरी चीज डिटेल में आर्टिकल 311 से रिलेटेड पढ़ाई हुई है, और ये टॉपिक रिपीट हुआ है मेरे ख्याल से 3 से 4 बार ये टॉपिक रिपीट हो गया है। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से उठाकर सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछेगी, तो इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, राइट, हैज डिसमिस्ड 11 जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 11 जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हटा दिया, डिसमिस कर दिया, उनके साथ टेरर लिंक को जोड़ा है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 क्लॉज 2C के तहत जो है इन्होंने ऐसा किया है। बट आपके लिए काम की जो चीज है वो आर्टिकल 311 को जानना, इससे रिलेटेड, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 2 से रिलेटेड कुछ ही आज टॉपिक थे, अब पेपर 3 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैमो टैक्सेस, ये चीज पूछी जाएगी साइंस एंड टेक में कि कैमो टैक्सेस, अभी टर्म ये न्यूज में था, क्या है ये बताइए। तो कैमो टैक्सेस माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, सेल्स, जो सेल होते हैं ना, कोशिकाएं जो हम लोग को देखने को मिलती है, सेल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये क्या करते हैं गाइस, ये माइग्रेट करते हैं। जैसे कि जहां पर भी खाना मिलेगा सेल को, राइट, एक सेल है तो वो खाने के नजदीक जाएगा, या फिर जहां पर भी पॉइजन है, जहर है, तो उससे वो दूर जाएगा। तो कुछ ऐसी केमिकल्स होते हैं जो कि सेल को अट्रैक्ट करने में या फिर उसको दूर भेजने में मदद करते हैं। तो सोमैटिक सेल, बैक्टीरिया या फिर दूसरे सिंगल सेल या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके जो सेल्स के जो मूवमेंट होते हैं वो कुछ केमिकल्स के कारण हम लोग को देखने को मिलते हैं। और जैसे कि बैक्टीरिया को अगर खाने की आवश्यकता है, जैसे कि ग्लूकोज उसे चाहिए, तो वो स्विम करके वहां पर चला जाएगा जहां पर फूड मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन उसको ज्यादा जहां पर मिलेंगे, या फिर उससे दूर भाग जाएगा जहां पर पॉइजन होगा। तो आपको सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखनी है, कैमोटैक्सिस से रिलेटेड सिंपल सी चीज, कि एक बैक्टीरिया या एक सेल, मतलब सेल की यहां पर बात हो रही है, मल्टी सेलुलर या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेल ध्यान में रखो कि बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं तो वो कुछ केमिकल के चलते किसी चीज से अट्रैक्ट होते हैं या दूर जाते हैं, और उनकी इसी प्रॉपर्टी को कैमोटैक्सिस कहा जाता है। सिंपल सी चीज बस ये ध्यान में रखनी है, इससे ज्यादा और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, आपने देखा होगा सीआईडी, सभी लोगों ने देखा सीआईडी, आपने देखा होगा कि क्राइम सीन पर जाकर काफी सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो जांच कर रहे होते हैं, राइट, ले रहे होते हैं सैंपल्स वगैरह, कहीं बाल तो नहीं मिला, कहीं खून के निशान तो नहीं है, राइट, कहीं किसी के फिंगरप्रिंट तो नहीं है, तो वो पूरे जहां पर भी क्राइम हुआ होता है तो पूरी उसकी वो कर रहे होते हैं, राइट, पूरा अच्छे से देख रहे होते हैं, रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब देखो, अब कुछ स्पेशलाइज्ड ऑफिसर को अलग से अपॉइंट किया जा रहा है, राइट, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर ये होने वाले हैं, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर इनको नाम दिया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन ये बनेगा, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर अभी किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंडर अपॉइंट किए गए हैं? कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर, कर्नाटका पुलिस में हम लोग को ये सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स देखने को मिल रहा है। इनकी रैंक बिल्कुल जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की रैंक होती है उसके बराबर इनकी रैंक होगी, और ये डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की जो लैबोरेटरीज हम लोग को देखने को मिलती हैं उसका पार्ट होंगे ये। कर्नाटका सरकार रिक्रूट कर रही है 206 सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स को, राइट। सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर जो होंगे ये स्पेशलाइज्ड होंगे फॉरेंसिक साइंस के अंदर, आइडेंटिफाई करने में, कलेक्ट करने में, प्रिजर्व करने में, एविडेंसेस को क्राइम सीन से, जो भी एविडेंसेस पाए जाते हैं क्राइम सीन में, वहां से कलेक्ट करेंगे। ये जो ऑफिसर होंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। और ट्रेनिंग इनको कहां मिलेगी? तो ध्यान में रखना, ट्रेनिंग कहां पर होती है, जैसे कि आपको बताया। आप बताओ, आप कौन सी सर्विस की तैयारी कर रहे हो? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, किसकी तैयारी कर रहे हो आप? और आपकी ट्रेनिंग कहां पर होगी? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ। आपको अपनी ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट तो पता होना चाहिए ना, जैसे कि मसूरी में आपकी ट्रेनिंग होगी तो क्या नाम है आप उस जगह का जहां पर आपको जाना है, तो बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि जो फॉरेंसिक में जो लोग जाते हैं, राइट, जिसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो हैदराबाद के अंदर हम लोग को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब देखने को मिलती है, और गुजरात के अंदर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो यहां पर इन ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा, राइट। और सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एसओसी यूनिट जो है, जिसमें 4 से 5 ऑफिशियल्स होंगे, उनको शामिल करने की बात की जा रही है। और अकॉर्डिंग टू कर्नाटका पुलिस, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, पहली बार ये कंट्री में हम लोग को इंडिया में देखने को मिल रहा है। इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ डेडिकेटेड ऑफिशियल्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, स्पेशली एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। और जो सिस्टम जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ये एडवांस लेवल पर बनाया जा रहा है, जो कि कुछ डेवलप्ड कंट्री में ही हम लोग को नजर आता है, राइट। इस प्रकार का बिल्कुल
ट्रेंड ऑफिशियल एडवांस लेवल की इस प्रकार की चीज जो हमें देखने को मिलती है वो कुछ कुछ ही कंट्रीज में, एडवांस या डेवलप कंट्री में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये एक अचीवमेंट एक प्रकार का है, हमारा रिफॉर्म हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिल रहा है, राइट। और 1961 में लंदन के अंदर पहला क्राइम सीन ऑफिसर की पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई थी। तो ये वाली चीज बस आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, सिंपल सी। देखो, एक नया यूरोपियन क्लाइमेट लॉ हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो फिट फॉर 55 क्वेश्चन आएगा, फिट फॉर 55 इनिशिएटिव किसका है? तो यूरोपियन यूनियन, आपको याद रखना है यूरोपियन यूनियन का ये इनिशिएटिव है। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज, 27 मेंबर कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं। पूरी तरह से वहां पे फॉसिल फ्यूल के उपयोग को खत्म करने को लेकर ये इनिशिएटिव है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन आएगा फिट फॉर 55 इनिशिएटिव जो है वो किससे एसोसिएटेड है? आपको देखिए फिट फॉर 55 में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। जो भी लोग जैसे जो पढ़ के नहीं गए होंगे उनका दिमाग चलेगा स्पोर्ट्स की तरफ कि फिट रहना है या फिर लोगों को मोटिवेट करो फिट रहने के लिए। ऐसा नहीं है। फिट फॉर 55 यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, क्लियरली याद रखो। और दूसरी चीज क्लियरली याद रखो कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को पूरी तरह से खत्म करना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरी तरह से खत्म करने को लेकर यह इनिशिएटिव है। इसमें एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि जिससे कि 2030 तक 1990 लेवल के कंपैरिजन में 55% एमिशन को रिड्यूस करना है। अब कई बार लोग ये समझ नहीं पाते कि 1990 का लेवल क्या है या 2005 का लेवल क्या है या 2015 का लेवल, 18 का लेवल, 17 का लेवल, ये है क्या, इसके साथ क्या जुड़ा रहता है? तो देखो, इसका सिंपल से मतलब ये होता है कि 1990 में जितना प्रदूषण हुआ होगा उसके कंपैरिजन में 55% प्रदूषण को कम करना है। मतलब कि जितना यहां पर 1990 में जितना प्रदूषण हो रहा होगा, जितना एमिशन हुआ होगा, उससे कम करना है 55%, ना कि आज की रेट से 55% कम करना है। मतलब कि एक बहुत बड़ा एमिशन रिड्यूस होगा, राइट। तो ये इनका बेसिकली 2030 तक का प्लान है कि इनको 2030 तक 1990 के लेवल से 55% कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को या ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को जो है वो रिड्यूस करना है, राइट। तो उसमें ये काफी मदद करेगा फिट फॉर 55 का इनका इनिशिएटिव। मेन एम ये है कि ट्रांसपोर्ट और पर्सनल और कमर्शियल इन सभी चीजों पर फोकस करना है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्रदूषण हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। पर्सनल लोग भी जो है वो प्रदूषण करते हैं वेरियस एक्टिविटी के थ्रू, जैसे कि खाना वगैरह बनाने के लिए वो जला दी, लकड़ी वगैरह जला दी, इस प्रकार की चीजें। ये इंडिया में ज्यादा होता है वैसे तो, राइट। और भी दूसरी कंट्रीज में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट करते हैं फिर भी काफी सारे लोग पर्सनल लेवल पर भी एमिशन करते हैं, राइट। और कमर्शियल की अगर हम लोग बात करें कमर्शियल लेवल पर, तो जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह हुई, तो ये इन तीनों चीजों पर इनका एक रोड मैप ये तैयार कर रहे हैं। और कार्स जो है, कार्स देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, यूरोपियन यूनियन इतना सख्त कदम उठा रहा है कि जिस भी पर्टिकुलर कार के अंदर फॉसिल फ्यूल को जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब कि पेट्रोल डीजल डालते हैं ना हम लोग, तो ये क्या है? फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल। तो पूरी तरह से खत्म करेंगे ये 2035 के बाद से। कोई भी बताया जा रहा है कि कोई भी प्रोडक्शन ऐसी गाड़ियों का नहीं होगा जिसके अंदर कंबशन इंजन लगा हो। मतलब कि आप ये कह सकते हो यूरोपियन यूनियन ने स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया है कि 2035 के बाद से कोई भी वो ये वाली गाड़ियां नहीं बनाएगा जिसमें पेट्रोल डीजल लगेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएगा या फिर दूसरे जैसे कि हाइड्रोजन वाली गाड़ी बनाएगा। ऐसी गाड़ी बनाएगा जो कि एनवायरमेंट क्लीन हो या ग्रीन एमिशन वाली ये होगी। एमिशन तो यूज ही नहीं किया जाता, ग्रीन व्हीकल बनाएगा ये, राइट। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिल रही है। और फाइनेंशियल इंसेंटिव उन लोग को दिया जाएगा जैसे कि जो लोग अपने ट्रेडिशनल फ्यूल को जो है, यानी कि जिन कंट्रीज के अंदर ट्रेडिशनल फ्यूल स्पेशली एविएशन सेक्टर में और मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन के मामले में जो अपने ट्रेडिशनल जो फ्यूल होता है एविएशन सेक्टर के अंदर, तो उसको वो रिप्लेस करेंगे सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव से। तो उन कंट्रीज को फाइनेंशियल इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक के अंदर 27 कंट्री में से। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। मिनिमम टैक्स रेट पेट्रोल और गैसोलीन का वो बढ़ा दिया जाएगा, राइट। और केरोसिन के टैक्स को भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाएगा, सिग्निफिकेंट मार्जिन से। और कार्बन बॉर्डर की बात करें तो कार्बन बॉर्डर में मेनली फोकस यहां पर किया जा रहा है इंडस्ट्रीज टैक्स के ऊपर। अब कैसे किया जा रहा है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। जैसे कि यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक है इन 27 कंट्री का, रेस्ट्रिक्शन सिर्फ इन 27 कंट्री को ही लगाया जा रहा है, राइट। बट इसके बाहर की अगर कोई दूसरी कंट्री है, वो अगर सामान भेजती है यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री के अंदर, सामान भेजेगी, राइट। यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री के अंदर वो अगर सामान भेजेगी, तो हमें यह चीज देखने को मिलेगा कि ये चेक किया जाएगा कि उस सामान को बनने में कितना पॉल्यूशन हुआ है। उस पर्टिकुलर कार्बन फुटप्रिंट को चेक किया जाएगा और उसके आधार पर टैरिफ, मतलब कि टैक्सेस या कस्टम आप कह सकते हैं, वो इंपोज कर दिया जाएगा।
मतलब कि कुल मिलाकर इनकी अप्रोच देखिए कितनी बेहतरीन है कि वर्ल्ड का भी सोच रहे हैं, दुनिया का भी ये सोच रहा है कि दूसरी कंट्री भी अगर कुछ मतलब अगर अपना प्रोडक्ट बना रही है और उस प्रोडक्ट में अगर एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है तो फिर उस प्रोडक्ट को महंगा कर देंगे ये। तो ये वाला पॉइंट जरूर आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसी चीजें और ये सोल्यूशन भी है मतलब आपके लिए। जैसे कि अगर आप इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ एग्जांपल लिखना चाहते हैं कि कैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को या ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये आप एग्जांपल बहुत बढ़िया सा यूज कर सकते हो कि कंट्रीज को। और इवन आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि इस इनिशिएटिव को तो उसको लेना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेना चाहिए ये वाले इनिशिएटिव को, कि जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो अगर ज्यादा पोल्यूशन कर रही हैं, पहले तो उन इंडस्ट्रीज का रिकॉर्ड चेक करो, और रिकॉर्ड चेक करने के बाद या फिर कंट्री वाइज देख लो आपकी जो भी कंट्री ज्यादा अगर एमिशन कर रही है, राइट, जिस कंट्री से हम लोग को ज्यादा एमिशन देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है, तो उस कंट्री से जो भी प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होते हैं तो दूसरी कंट्री को कह दो कि ऐसी कंट्री से आपको प्रोडक्ट जो है वो अगर इंपोर्ट करा रहे हो तो उस पर हैवी कस्टम ड्यूटी चार्ज करो, जिससे कि अल्टीमेटली, क्योंकि देखो पूरा गेम सभी के लिए क्या होता है, सभी कंट्री के लिए कि उसको एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट करेगी तो उसकी कमाई होगी, राइट, तो कमाई होगी एक्सपोर्ट पर उसकी कंट्रीज की। अब अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन ले लेती है, राइट, कि सभी कंट्री को बोल देती है कि आप ऐसी किसी भी कंट्री से अब प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट मत करो जो कंट्री कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को बहुत ज्यादा कर रही है, जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज्यादा कर रही है, राइट, मत इंपोर्ट करो, और अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर हैवी ड्यूटीज लगाओ। हैवी ड्यूटीज लगेगी तो प्रोडक्ट महंगा होगा, प्रोडक्ट महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो ऐसी कंट्रीज जो कि एमिशन ज्यादा कर रही है वो अपने एमिशन को कंट्रोल करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली उनको तो कमाई करनी है ना, एक्सपोर्ट करना है वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड ट्रेड करना है, और वर्ल्ड ट्रेड ही रेजिस्टेड हो जाएगा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखो, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स बताऊं क्या होते हैं गाइस, अगर आप यूज करते हो ना तो आपका अलग ही लेवल आपके मेंस में दिखाई देता है। और टेंशन मत लिया करो पढ़ाई करते समय, और पढ़ाई को एंजॉय करते हुए किया करो, राइट। पढ़ाई को कभी भी आप पढ़ाई को बर्डन की तरह मत लेना, क्योंकि आपने अगर पढ़ाई को बर्डन की तरह लिया तो बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी, और आप बोलोगे कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, तो मन लगाना पड़ेगा ना, मन लगाना पड़ेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लगेगा, दूसरे अटेम्प्ट में लगेगा, तीसरे में नहीं लगेगा, चौथे में लगेगा, बट मैं आपको गारंटी देता हूं पांचवें और छठवें में आपका मन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मन उसी का लगता है जिसके पास कोई ना कोई परेशानी होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है तो परेशानी बना लो किसी भी प्रकार की। सोचो कि आप जो हो, जैसे आपके माँ बाप ने इतना आपको पाला है, इतना पैसे आपके ऊपर खर्च किए हैं, राइट, तो आपको भी तो ऐसा बनना है ना कि जिससे कि आप जल्दी से जल्दी उनने जो किया है उनको रिटर्न दे सको, आप बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न दे सको। तो एटलीस्ट यही सोचो आप, अपने आप मन लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, कोई बात ही नहीं होती मन ना लगने की। मुझे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, कैसे मन लगाए, तो आपकी लाइफ बहुत लग्जरी वाली होगी यार शायद, क्योंकि भाई जिसके घर में करोड़ों रुपए रखे होंगे उसका मन ना लगे तो मैं सोच सकता हूँ कि चलो बहुत बढ़िया बात है कि ठीक है यार, वो अगर कुछ करेगा भी नहीं जिंदगी में तो चलेगा उसके लिए। बट जिसके घर में पैसे की दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो मन तो ऑटोमेटिकली लगना चाहिए यार। मन नहीं लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर अभी नहीं लग रहा है, मैं बता रहा हूं ना, वेस्ट करोगे कुछ साल, पांचवें छठे अटेम्प्ट में लगेगा कंफर्म। आप देखना काफी सारे लोग पांचवें छठे अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर जाते हैं। 5 अटेम्प्ट तक लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकला होता, बट आप देखिएगा छठे अटेम्प्ट में, सिक्स्थ और लास्ट अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी का क्रैक करते हैं। क्रैक 5 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स नहीं निकला होता, छठे में क्रैक होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरी है, करो या मरो। तो क्यों इतना डिले करना? आप खुद ही बोलो ना कि आज ही मुझे करना है या मरना है, इसी साल में मुझे अपने एग्जाम को निकालना है, मतलब निकालना है, मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूं, और 99% भी दूंगा तो वो है मेरे ऊपर, मतलब वो है, थू है मेरे ऊपर, बोलो ना अपने आप से। और मैं देखता हूं, मुझे तो बड़ा बुरा भी लगता है यार, 1000 लोग के आसपास ये वीडियो देखते हैं, 1000 में से 100 लोग भी आंसर, मैं आपको इतने क्वेश्चन देता हूं कि क्वेश्चन का आंसर लिखो, ये बताओ वो बताओ, 200 लोग भी नहीं लिखते। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए कि ऐसी पढ़ाई करने का क्या मतलब यार। एफर्ट तो रखो, एफर्ट लगाने, सिर्फ बस सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, भाई सुनना नहीं है, दिमाग लगाना है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जब तक आप अपने दिमाग को नहीं लगाओगे, दिमाग पर जोर नहीं डालोगे, तब तक काम नहीं बनेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके कुछ ऐसी चीज बोलता हूं जो कि शायद मतलब आपको बुरा लगे कि अरे यार ये कैसे बोल रहे हैं यार, ये कैसे बोल रहे हैं, कैसे नहीं निकलेगा, हम तो निकाल के ले लो। आप अपनी ईगो पे लो, मैं तो चाहता हूं आप लोग अपनी ईगो पे लो, आप भड़को मेरे ऊपर, लो ईगो पे कि सर आपने कैसे बोल दिया, मैं तो इस एग्जाम को निकाल के रहूंगा या निकाल के रहूंगी, बोलो आप, ईगो पे ले लो। या फिर उस दिन को याद करो जिस दिन में मतलब कोई भी ऐसा दिन हुआ हो आपकी लाइफ में कि किसी ने आपकी बेइज्जती करी होगी, उस जैसे ही आपका मन ना लगे ना पढ़ाई करने में, उस बेइज्जती को याद रखना
लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, मैं तो बता रहा हूं लगेगा। प्रॉब्लम बताऊं क्या है। और दूसरी बात, मोटिवेशन बाहर से नहीं आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। और अंदर से बताऊं कब आएगा, जब आप बाहर से मोटिवेशन को लेकर अपने आप एक आधी हफ्ते तक अपने टारगेट्स को अचीव करोगे, आप देखना मजा आएगा आपको। आपके टारगेट जिस दिन, मैं तो आपको गारंटी देता हूं, जिस दिन आप अपने सेट किए हुए टारगेट को पूरा अचीव करते हो ना, रात में सोने से पहले बहुत आनंद मिलता होगा, अरे वाह यार क्या मजा आया। तो वो क्या है, मजा। और उस मजे को आपको कंटिन्यूअसली लेना है और रोज लेना है, क्योंकि ये मैराथन है। सिविल सर्विसेज की तैयारी में रोज चलना है। और रोज चलोगे, और नहीं चलोगे तो हालत चलाने लगेंगे। तो क्यों वेट कर रहे हो कि हालत चलाएं, क्यों वेट कर रहे हो कि ऐसी नौबत आए कि मजबूर होकर करना पड़े चीजों को, राइट। क्योंकि मजबूर होकर करेगा, कोई भी करेगा। जिसको पता है भाई कि उसके घर में दिक्कत है, उसे करना ही है। लोग हैं, अब जैसे कि मैंने कल ही आपको सैफीन जी का एग्जाम्पल दिया था, राइट, आईपीएस ऑफिसर का, कल की फर्स्ट पार्ट वाली क्लास में। तो उन्हें पता था कि मैं अगर 1.5 लाख रुपए कोचिंग की फीस भर रहा हूं, उनकी हालत नहीं थी, मतलब घर की फाइनेंशियल स्थिति नहीं थी कि 1.5 लाख रुपए की फीस वो भरे। और या फिर जैसे कि 2-2 बार अभी उन्होंने निकाला था, क्या नाम था, प्रदीप था ना, क्या नाम था उनका, एक और ऑफिसर है अभी बने हैं वो, प्रदीप नाम था, क्या नाम था उनका, प्रदीप ही था आई थिंक। कि एक बार 93 उनकी रैंक आई थी, ऐसा लग रहा था उनको कि आईएएस निकल जाएगा, बट आईएएस नहीं निकला, आईआरएस हो गया वो। तो फिर उस बंदे ने फिर से एग्जाम दिया, नेक्स्ट डे फिर आईएएस निकाल दिया यार। मेरे ख्याल से कितनी रैंक थी उनकी, 23-24 ऐसे कुछ रैंक थी शायद, एग्जैक्ट 26 थी, एग्जैक्टली रैंक याद नहीं आ रहा। प्रदीप ही थे वो भी, उनके पिताजी पेट्रोल पंप पे काम करते थे। उनने भी वाजीराम में नहीं ली थी शायद, और भी बट दूसरी महंगी जगह पर उन्होंने कोचिंग ली थी दिल्ली जाके, राइट। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यार मुझे अपने माँ बाप को के लिए करना है। तो जिस इंसान की बॉडी के अंदर, दिमाग में दिन भर वो टिक टिक चलता है ना, टिक 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 करना है मुझे, मतलब करना है मुझे, तो वो कर जाता है। और अगर नहीं चल रहा तो चलाओ, या फिर वेट करो उस दिन का जिस दिन टिक टिक करना शुरू हो जाए। तो वेट करने का क्या मतलब, यार वेट करोगे ना तो बहुत तकलीफें होंगी। ऐसा लगेगा कि यार इतने साल क्यों बर्बाद किए, काश जब सर मुझे बोल रहे थे तभी मैं कर लेता या कर लेती। करो, पढ़ो और आंसर दिया करो। जब क्वेश्चन पूछो तो आंसर दिया करो, ऐसे बिल्कुल सुनते मत रहा करो। या फिर अपने पास आंसर लिख लिया करो और नीचे कमेंट कर दिया करो, सर डन। डन ही लिख दोगे ना तो ही आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे भी मिलेगा कि हाँ यार मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में बैठ रही कि नहीं बैठ रही। सिर्फ डन लिख दो कि ओके सर डन, क्लास कंप्लीटेड, डन, मतलब उस टाइप से लिख दो आप, क्या दिक्कत है, राइट। बट अपने अंदर करो तो कुछ तो करो, बिल्कुल ऐसे सुनना नहीं है। और जो रिस्पॉन्ड करते हैं फायदा उनको मिलता है। मैंने अगर टेलीग्राम के ग्रुप में कुछ क्वेश्चन डाले हैं, उसका आंसर नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं करने की अरे यार अटेम्प्ट ही नहीं करे, टाइम ही नहीं हमारे पास। तो किसी और के पास टाइम होगा जो करेगा, और जो करेगा उस टाइम का यूटिलाइज वो निकलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यार, उसको कॉम्पिटिटिव की तरह लो। आप जिस टाइम को आप वेस्ट कर रहे हो उस टाइम को कोई और यूटिलाइज कर रहा है। तो आप अगर अपनी सीट को गंवाने के लिए तैयार हो तो करते रहो, साल भर साल निकलते जाएंगे, आखिरी अटेम्प्ट आएगा। बट हाँ, आखिरी अटेम्प्ट में सीरियस तो हो ही जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। बट क्यों वेट करना आखिरी अटेम्प्ट का। चलो, प्लान इज टू डिस्करेज यूरोपियन यूनियन कंपनीज फ्रॉम इंपोर्टिंग चीपर मटेरियल फ्रॉम प्लेसेस वेयर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स आर लोअर। तो उन जगह से सामान को इंपोर्ट ही नहीं करवाना है जिन जगहों पर एनवायरमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। तो वर्ल्ड की सेफ्टी के बारे में सोच रहा है यूरोपियन यूनियन, बहुत ही बढ़िया बात है, राइट। और लोअरिंग ऑफ द कैप इन यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। अब देखो, यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम 2005 में लाया गया था, क्रिएट किया गया था। तो जो भी कंपनीज जो है, जो हमें देखने को मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती है, तो उनके ऊपर एक कैप लगा दिया था, यानी कि लिमिट लगा दी थी कि आप इससे ज्यादा नहीं करेंगे, राइट। और उनको फिर हर साल जो है वो चेक किया जाता था, देखा जाता था, राइट, लिमिट के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये चीज इसमें हम लोग को देखने को मिलती थी। और ये बिल्कुल सेम वैसे ही कार्बन ट्रेडिंग वाला सिस्टम है जैसे कि इंडिया में हमें देखने को मिलता है कार्बन ट्रेडिंग का, राइट। इसमें अगर बाय चांस कोई कंपनी जो है, अगर उसने अपनी लिमिट से ज्यादा जो है वो कर दिया, एमिशन कर दिया, तो उसके ऊपर फाइन लगता था। बट हाँ, वो दूसरी कंपनी से जो है वो खरीद सकती थी, मतलब कार्बन की ट्रेडिंग इस प्रकार से होती है जैसे कि एक कंपनी है, एक्स कंपनी, ठीक है। एक्स कंपनी को लिमिट दी हुई है कि आप 500 से ज्यादा एमिशन नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में 500 यूनिट से ज्यादा आप एमिशन नहीं करोगे कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो, इसने 600 यूनिट कर दिया। अब क्या प्रॉब्लम आएगी, ये ढूंढेगा कि कौन सी कंपनी है, जैसे कि शेयर बाजार में होता है ना, तो उसी टाइप का इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि कौन सी कंपनी है जिसने कम एमिशन किया है। तो उससे, अब देखो, एक कंपनी है जिसने 400 यूनिट का एमिशन किया होगा और 500 यूनिट का कैप है, तो ये इससे अपना 100 यूनिट ले लेगा और इसको कुछ पैसे वगैरह दे देगा, राइट। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग होती है। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में भी अलाउड है, और वैसी चीज हमारी कंट्री के अंदर भी कार्बन ट्रेडिंग को लेकर हमें देखने को मिलती है, राइट।
अब देखो यूरोपियन यूनियन ने ये जो कदम उठाया इसका क्या बेनिफिट होगा, तो एक तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट, इसको बढ़ावा मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, हेल्थ और एनवायरमेंटल बेनिफिट जो है वो यूरोपियन यूनियन के सिटीजन को मिलेगा। कितनी बढ़िया बात ये हम लोग को देखने को मिल रही है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। और लॉन्ग टर्म ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस स्पेशली इनोवेशन की फील्ड में ग्रीन टेक्नोलॉजीज की, उसको ये प्रमोट कर रहा है, राइट। और साथ ही साथ इसमें चैलेंजेस हम लोग को इसके इंप्लीमेंटेशन में क्या देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ मेंबर कंट्रीज पुअर हैं यूरोपियन यूनियन ब्लॉक के अंदर ही, राइट, और कुछ के लिए बड़ा डिफिकल्ट है इस गोल को अचीव करना, राइट। और कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि ज्यादा एमिशन के ऊपर आधारित, उनका नेचर ही ज्यादा एमिशन वाला है, उस पर एकदम से रोक लगाना इनके लिए डिफिकल्ट वाली सिचुएशन बन रही है, तो ऐसा कहा जा रहा है। और पॉलिटिकली भी डिफिकल्ट है, अलग अलग अब 27 कंट्री के पॉलिटिशियन जो है वो आपस में भिड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उनके ऊपर पेनाल्टी इंपोज होना शुरू हो जाएगी। और उनको अब देखो ग्रीन टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना इज नॉट अ इजी टास्क, उसमें पैसा भी बहुत लगता है, राइट। जैसे कि आज आप एक 4 व्हीलर खरीदोगे, आपकी 10 लाख में लग्जरी गाड़ी आपको मिल जाएगी, अच्छी गाड़ी, लग्जरी तो एकदम भी नहीं कह सकते, बट हाँ ठीक है, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। बट आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लोगे तो वही सेम सेगमेंट की गाड़ी 20-25 लाख में मिलेगी, सेम सेगमेंट हैचबैक 20-25 लाख, और वही 20-25 लाख देकर तो आप तो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी तो एकदम खतरनाक खरीद लोगे, राइट, जिसमें कि आप रोड पे चलो तो राजा लगो। बट आपको रोड पे चलना है और राजा लगना है तो उसके लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, उसके लिए आपको टाइम खर्च करना है अपनी पढ़ाई में टाइम दो। इवन इफ यूरोपियन यूनियन बिकम्स कार्बन न्यूट्रल, चलो मान लेते हैं यूरोपियन यूनियन कार्बन न्यूट्रल हो गई, किसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को नहीं कर रही है, राइट, न्यूट्रल कर रही है, राइट, जितना वो एमिशन अगर करती भी है, क्योंकि बिल्कुल भी हमने बात करी कि बिल्कुल भी खत्म करना पॉसिबल है नहीं, बट जितना कर रही है उसको अगर वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज भी करवा रही है सस्टेनेबल तरीके से, तो भी दूसरी कंट्री क्या करेंगी, देखेंगी कि अरे ये 27 कंट्री ने कार्बन न्यूट्रल कर लिया, तो चलो हमारे पास तो अच्छा खासा वो है, मतलब स्पेस है कि हम जो है वो उसने न्यूट्रल कर लिया। तो वही चीज जैसे कि कार्बन ट्रेडिंग में हम लोग देखते हैं ना कि एक कंपनी ने कम एमिशन किया तो दूसरे उससे लेकर ज्यादा एमिशन कर सकते हैं, तो दूसरी कंट्री ऐसा करने लगेंगी, ज्यादा बढ़ा देंगे अपने एमिशन को। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक इंटरनेशनल फोरम हो और वो स्ट्रिक्टली बाइंडेड हो, और इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंने आपको एक रिकमेंडेशन दिया है वो काफी काम का हो सकता है। एंड प्रीवियसली हाउ हैज यूरोपियन यूनियन रिस्पॉन्डेड टू क्लाइमेट चेंज, पहले यूरोपियन यूनियन ने कैसे क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड किया था, तो 2017 में भी यूरोपियन यूनियन ने इतना बढ़िया काम किया था कि 3 साल पहले ही इन्होंने 2020 का एक टारगेट रखा था कि 1990 के लेवल से 22% ये रिड्यूस करेंगे एमिशन को, जो कि इन्होंने 2017 में ही अचीव कर लिया, 2020 का इन्होंने टारगेट रखा था। तो यूरोपियन यूनियन के पास शक्ति है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कंट्रोल करने की और पूरी तरह से खत्म करने की, कार्बन न्यूट्रल बनने की भी, तो सही डायरेक्शन में है यूरोपियन यूनियन। तो इसकी तो हम लोग मतलब वो करेंगे, तारीफ करेंगे। आपको मेंस में भी इसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट लिखना है कि, और उसका बैकग्राउंड अचीवमेंट भी बताते हुए लिखना है। और हमने भी क्लाइमेट चेंज के बारे में इतने सारे मतलब लेक्चर्स में, टॉपिक्स में डिस्कस किया हुआ है कि आपको तो इसकी अच्छी जानकारी अभी तक हो जानी चाहिए, राइट। तो आपके लिए क्वेश्चन है, वाई हैज क्लाइमेट चेंज नाउ बिकम अ ग्लोबल चैलेंज, आज की डेट में क्लाइमेट चेंज ग्लोबल चैलेंज मतलब क्यों बन गया, क्या कारण है उसके पीछे। तो इसके बारे में आप 250 वर्ड में लिखेंगे आंसर, 250 वर्ड, 250 वर्ड में प्रॉपर, जितने इनिशिएटिव है उसको भी डालो अच्छे से प्रॉपर। मैं ये नहीं बोलता कि अभी अगर आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने, आराम से 1-1.5 घंटे तक बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स अलग अलग वेबसाइट पे जाकर क्लाइमेट चेंज के बारे में इकट्ठे करो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन बनेगा, मतलब बनेगा। और इसका आंसर पोस्ट करना, अगर थोड़ा भी अगर जागा होगा दिल में कि पढ़ाई करने की इच्छा जागी होगी, आंसर लिखो, सिर्फ सोचते मत रहो कल करूंगा। अभी है, अभी करो, अभी कर लिया वो टास्क फिनिश। जिसने अभी कर लिया ना और समय रहते एक्शन ले लिया, जीत उसकी, और जीत आप सबकी होगी, सिर्फ निर्णय ले लो जीतने का। अब बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट सी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अल्ट्रा वायलेट के बारे में आप सभी जानते हैं, और आपने कोरोना वायरस के समय पर भी डिस्कस भी किया हमने काफी सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें अल्ट्रा वायलेट भी एक टेक्नोलॉजी है कि जिसमें जो ये सब जो वायरस वगैरह होते हैं, राइट, तो ये खत्म करने की इसके पास अल्ट्रा वायलेट के पास क्षमता है। अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू हम लोग देखते हैं ना, अल्ट्रा वायलेट रेस के थ्रू वेरियस ऑब्जेक्ट्स को डिसइंफेक्ट किया जाता है, राइट। तो इसके बारे में कितने सारे इनोवेशन हुए अभी कोरोना काल के दौरान। तो वही चीज है ये अल्ट्रा वायलेट सी या फिर यूवीसी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी अभी इंस्टॉल की जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, राइट, बताया जा रहा है, जो कि कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने में मदद करेगी। और अल्ट्रा वायलेट सी एयर डक्ट
डिसइंफेक्शन सिस्टम जो है गाइस, इसको डेवलप किया है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो CSIR का हमें देखने को मिलता है, उसके द्वारा ये चीज की गई है। और ये सिस्टम जो है वो फिट किया जाएगा एयर डक्ट में, जो एग्जिस्टिंग एयर डक्ट है वहां पर फिट किया जाएगा। और वायरस को डीएक्टिवेट करने की इसकी क्षमता हम लोग को देखने को मिलती है। यूवीसी लाइट में वायरस को ये डिसइंफेक्ट कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, राइट। और इसका उपयोग ऑडिटोरियम में, मॉल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एसी बस और रेलवेज में किया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है क्या? तो आप बचपन से जानते आ रहे हो कि सूर्य से यूवी लाइट्स निकलती है। तो सूर्य, सनलाइट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म यूवी रेडिएशन का जो हमें देखने को मिलता है। और तीन और इसके टाइप होते हैं, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ धरती में यूवीए, यूवीबी और यूवीसी में कौन सा सबसे ज्यादा मिलता है? तो आपको ध्यान में रखना है यूवीए सबसे ज्यादा, यूवीए की क्वांटिटी होती है, फिर यूवीबी और यूवीसी की क्वांटिटी। और एक और पॉइंट ध्यान में रखना, धरती पर आते आते यूवीए की ही लाइट बस आ पाती है। यूवीबी और सी कुछ यूवीबी भी आ जाती है, बट यूवीसी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, यानी कि ओजोन उसको आने नहीं देता, क्योंकि ये स्किन के लिए थोड़ी सी खतरनाक होती है, राइट। ओजोन उसे आने नहीं देता, ओजोन उसे ब्लॉक कर देता है। और साथ ही साथ यूवीबी को भी ओजोन ब्लॉक कर देता है, बट कुछ यूवीबी हम लोग को यहां पर नजर आती है, देखने को मिलती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है यूवी रेडिएशन, जो कि एक्सरे और विजिबल लाइट के बीच की होती है। और यूवीए रे जो होती है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखना, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो यूवीए की है और यूवीसी की सबसे शॉर्टेस्ट है। और यूवीए और यूवीबी की रेज जो है गाइस, ये एटमॉस्फेयर में आ जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सभी यूवीसी जो होती है, यूवीसी सभी, और कुछ यूवीबी की जो रेज होती है वो अर्थ की ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। और मोस्ट ऑफ द यूवी रेज जो होती हैं, जो कि कांटेक्ट में आती हैं धरती के एटमॉस्फेयर के, वो यूवीए और कुछ मात्रा में यूवीबी भी हमें देखने को मिलती है। और यूवी रेडिएशन का उपयोग किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए। अल्ट्रावायलेट जर्मीसाइडल इरेडिएशन, जिसे हम लोग यूवीसी कहते हैं, ये एक डिसइंफेक्शन मेथड हम लोग को देखने को मिलता है। और पर्टिकुलरली यूवीसी जो होती है, इसे अल्ट्रावायलेट जर्मीसिडल इरिडेशन हम लोग बोलते हैं, इरिडेशन, यूवीजीआई, राइट। ये एक डिसइंफेक्शन मेथड है जिसमें शॉर्ट वेवलेंथ जो होती है अल्ट्रावायलेट की, इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि यूवीसी का उपयोग किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए या इनएक्टिवेट करने के लिए, राइट। तो उसके न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या फिर उसके डीएनए को खत्म कर दिया जाता है। यूवीजीआई का उपयोग इवन फूड, एयर और वाटर डिसइंफेक्शन के तौर पर भी किया जाता है। तो क्या ये ह्यूमन के लिए सेफ है? तो रिसर्चर ने ये चीज नोट करी है कि ये जो डिवाइस जो होती है, जिसे बनाया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो स्पेशली ये नॉन लिविंग थिंग्स को, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, जैसे कि कोई एक रूम है तो रूम में मतलब डिसइंफेक्ट करने के लिए रूम को, राइट। तो यूवीसी रेडिएशन का उपयोग जो है वो जो इस डिवाइस में किया जाता है, ये स्किन और आईज के लिए हार्मफुल है लिविंग बींग्स के। जैसे कि मैं जो अपने जिम, अभी तो नहीं हो रहा, पहले जब मतलब फर्स्ट वेव जब आई थी कोरोना वायरस की, अभी मेरा थोड़ा सा रुक गया है, यानी कि अभी मैं जा नहीं पा रहा हूँ जिम वगैरह। अभी फिर कंटिन्यू करूंगा, फिर भी छूट रहा है मेरा थोड़ा टाइम को लेकर। तो मैं जब अपने जिम जाता था तो वो भी वहां पर इसी प्रकार की कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे। वो दूसरा कुछ स्प्रे वगैरह था उनका, डिसइंफेक्टेंट था, तो वो लोगों को बाहर निकाल देते थे, क्योंकि ये सब जो डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं ना, केमिकल्स वगैरह जो होते हैं, ये थोड़ा ह्यूमन बींग के लिए या लिविंग बींग के लिए अच्छे नहीं साबित होते हैं, राइट। और ये चीज साइंटिस्ट, रिसर्चर भी सेम ही बोलते हैं, राइट। क्लियर है बात है? अब देखो, एक स्कीम हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसके थ्रू मर्चेंट शिप्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में मर्चेंट शिप, समझते हो कौन सी शिप होती है? एक तो नेवल शिप हो गई, नेवी मतलब सिक्योरिटी के लिए जो शिप्स काम करती हैं, और दूसरी जो है मर्चेंट शिप, जिसपे सामान लाद कर एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाया जाता है। तो प्रॉब्लम यह है कि इंडिया जो है, इंडिया के पास ऐसी मर्चेंट शिपिंग बहुत कम है, राइट। अब हम लोग इस मर्चेंट शिपिंग को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि हमारे खुद के शिप्स होंगे। अब जब खुद के शिप होंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और दूसरी बात, हमारे कई सारे जो शिपिंग में जो हमारा पैसा खर्च होता है ना, ज्यादा लगता है। अब देखो, दूसरी कंट्री से या दूसरी कंपनी से अगर हम लोग शिपिंग करवाएं, राइट, फॉरेन कंपनी से, मतलब फॉरेन प्रोडक्ट को अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे इसका ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें दूसरे कंपनी के या दूसरी कंट्री के, राइट, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें पैसा बाहर देना पड़ेगा। बट अगर हम खुद ही अगर इस चीज का उपयोग करना शुरू कर दें, तो एक तो पैसा हमारी कंट्री में ही आएगा, जिससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, और दूसरी बात, शिपिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये वाली चीज बस आप लोग को इस स्कीम के बारे में ध्यान में रखनी है, जितनी मैंने अभी आपको बताई। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है स्कीम, जिसके थ्रू कमर्शियल शिप्स के ऑपरेशन को हम लोग इंकरेज कर रहे हैं कि इंडिया में कमर्शियल शिप का ऑपरेशन होना चाहिए।
हम लोग सब्सिडी भी प्रोवाइड कराएंगे इंडियन शिपिंग कंपनीज को, उनको सपोर्ट करने के लिए। इस स्कीम में 5 सालों में 1624 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और स्पेशली ये किस पर्पस के लिए किए जाएंगे खर्च? तो पूरे दुनिया भर में जो टेंडर्स होते हैं ना, जैसे कि शिप बनाने के लिए, राइट, उसको खरीदने के लिए जो पूरे टेंडर्स होते हैं पूरी दुनिया भर में, और इवन कार्गो के टेंडर भी होते हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज वगैरह जो होती हैं वो सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम करती हैं, राइट, और उनकी मतलब खुद ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होती है, शिप वाली सर्विस होती है उनकी। तो इसमें इंडियन शिपिंग कंपनीज जितनी भी ग्लोबल टेंडर लेंगी इस प्रकार से, तो उसमें पैसा जो है वो, या फिर उसमें सब्सिडी जो है वो लगाई जाएगी इनके द्वारा, सरकार के द्वारा। सरकार उस टेंडर को खरीदने में सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कराएगी अगले 5 सालों के लिए, राइट। और बाकी ये वाली चीज इस पेज में उतना कुछ काम का है नहीं। और एक और चीज ध्यान में रखनी, जो भी शिप 20 साल से पुरानी होगी उनको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो हम लोग एनवायरमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान में रख रहे हैं। और दूसरी बात, इसके फायदे क्या होंगे? एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड कराएगी सी फेयरर्स को, इंडिया के सी फेयरर्स को, मतलब कि जो भारतीय नाविकों जो होंगे, जो जाते हैं मतलब शिप में रहते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। और दूसरी बात, हम लोग जो है सिर्फ सी फेयरर्स जो होते हैं वो इंडियन को ही रखते हैं, राइट, कि उसमें हम लोग किसी फॉरेनर को नहीं रखते। तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी रहता है। और दूसरी बात, हमें जॉब्स भी बढ़ानी है, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा इंडिया में, तो उसको भी रिजॉल्व करने का ये ऑब्जेक्टिव। और दूसरा ऑब्जेक्टिव जीडीपी को बढ़ाने का, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने का। तो ये चीज है। और कैडेट्स जो भी बनना चाह रहे हैं सी फेयरर्स, तो उनको शिप में ही ऑन बोर्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। और इंडियन शिप्स जो है वो ट्रेनिंग स्लॉट्स जो है वो प्रोवाइड कराएंगी यंग इंडियन कैडेट बॉय और गर्ल्स को, राइट। और इसमें जो शेयर है इंडियन सी फेयरर्स का वो बढ़ जाएगा ग्लोबल शिपिंग में। और इंडियन सप्लाई जो होगी सी फेयरर्स की वो बढ़ जाएगी। और अल्टीमेटली हमें देखने को मिलेगा कि इससे फायदा डायरेक्टली हमारे इंडियन जीडीपी पर पड़ेगा। और भी दूसरी जो इंडस्ट्रीज हम लोग को इसी प्रकार की देखने को मिलती है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, शिप रिपेयर इंडस्ट्री, राइट, रिक्रूटमेंट, बैंकिंग, तो इन सब में भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, राइट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हम लोग जनरेट करेंगे इस चीज से, इस इनिशिएटिव से, और फायदा मिलेगा। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इस प्रकार के उपायों की इसलिए भी आवश्यकता थी, एक तो हमारा इतना बड़ा कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर का, राइट, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड भी हमारा बहुत बढ़िया होता है, ज्यादा होता है। और इवन शिपिंग के सेक्टर में 100% एफडीआई भी हम लोगों ने कर दी है। उसके बावजूद भी हमारा जो शेयर है वो ग्लोबल शिपिंग में बहुत कम हम लोग को देखने को मिलता है, बहुत कम। ग्लोबल शिपिंग में बहुत कम हमारा शेयर है। बात बताया जाता है कि इंडियन फ्लीट जो है, यानी कि भारतीय बेड़े जो है, उनकी क्षमता लिहाजा, मतलब जो ग्लोबल फ्लीट है, मतलब वैश्विक लेवल पर अगर हम कंपेयर करें तो 1.2% ही हमारा कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, राइट। और शेयर जो इंडियन शिप के हैं कैरिएज में, इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेड में, वो भी बहुत तेजी से गिरे भी हैं। 1987-88 से लेकर 2018 और 19 में बहुत गिरे हैं, यानी कि उस समय 40% हुआ करता था, ये गिरकर लगभग 7-8% बच गया है मात्र। तो हम लोग क्या चीज देख रहे हैं कि एक तो ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ, फर्स्ट पॉइंट, मतलब इस हमारे इस सेक्टर के अंदर, राइट, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर के अंदर। तो उसे हम लोग को बढ़ाना है, बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और जीडीपी भी वो होगी, जनरेट करेंगे हम लोग। और सेकेंड चीज, एक तो अगर हम लोग फॉरेनर्स के ऊपर, फॉरेनर कार्गो के ऊपर अगर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो हमारा जो शिपिंग कॉस्ट है, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट। तो ये चीजें हैं, इन्हीं 4-5 चीजों के इर्द गिर्द वाला टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा लेक्चर फिनिश होता है। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर अच्छे से क्लियर हुए हैं, दिमाग में बैठे हैं, तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पॉलिटी के कोर्स अवेलेबल हैं, एनवायरमेंट के कोर्स अवेलेबल हैं, पूरी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, और इसके अलावा सीसेट का भी है, हिस्ट्री का भी कोर्स अवेलेबल है, डेमो क्लासेस सबकी अवेलेबल है। और कोई भी समस्या आती तो नीचे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूपीएससी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसके अलावा अब करंट अफेयर्स के नोट्स की चिंता आपको नहीं करनी है, सभी चीज आपको प्रोवाइड की जाती है मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंडआउट नोट्स, वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ का, और मंथली मैगजीन। एक ऑफर भी चल रहा है, वो ऑफर भी आप ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो चलो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।